Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 14th of November 2024. First of all, we are talking about bulldozer justice. So पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा था where the government was accused that the homes of the victims of the accused individuals in the criminal cases they were demolished without following the due legal process. And this practice has been termed as controversial. There has been a narrative of providing instant justice in the police force or in the authorities, where sometimes the family members or the association, the people which are associated with the accused, they were the punitive measures were taken without transparent judicial oversight. So that is why government Supreme Court has stepped in and the decision has taken the decision to address such cases जहाँ पे authorities have demolished the properties of these individuals. Different states में यूपी, मध्य प्रदेश and Uttarakhand, they are criticized that they are being arbitrary and they are violating the principles of law. जहाँ पे जो family members हैं of the associated or the accused individuals, they are also punished without proven charges. So legal principles, there is separation of power, जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है. सेपरेशन ऑफ पावर ऑलरेडी है जो कि हाईलाइट किया गया बाय द जुडिशरी दैट एजुकेट करने के लिए भी एक रोल है. जो लॉ इन्फोर्समेंट है एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, दे शुड नॉट एज्यूम द जुडिशियल पावर्स एंड वो डायरेक्टली ऐसे जाके एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट के फॉर्म में डिमोलिश नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को. देयर हैज टू बी मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट इन दी अथॉरिटीज, जिसकी वजह से जरूरी हो जाता है ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना. इसके अलावा गाइडलाइन जो इशू की है कि कोर्ट ऑफ लॉ नोटिफिकेशन दिया गया है, जो अथॉरिटीज हैं उनको रिटन फॉर्म में नोटिस देना होगा एटलीस्ट 15 days बिफोर द डिमोलिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ताकि जो प्रॉपर्टी ओनर्स है उनको टाइम मिल पाए टू रिस्पॉन्ड एंड टू बी प्रेजेंट टू प्रेजेंट द केसेस इन द कोर्ट. इसके अलावा फाइनल ऑर्डर या फिर हेयरिंग जो जुडिशरी देगी, सुप्रीम कोर्ट ने एम्फोसाइज किया कि जो प्रॉपर्टी डिमोलिशन है especially related to the criminal accusations, they should be conducted under strict judicial supervisions. And अगर कोर्ट से परमिशन आपको मिल रही है तो ही एंड उन्हीं एब्सोल्यूट नेसेसरी कंडीशंस में रिव्यू लिया जाएगा केस का एंड उसके बाद ही कोई स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए. तो जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता फॉर द डिमोलिशन, क्लियर रीजनिंग नहीं आ जाती है, तब तक स्पेसिफिक एक्शन लेना सही नहीं है. एंड ऐसे स्पेसिफिक पार्ट्स को टारगेट करना ऑफ द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन इट मे बी इन्वॉल्व इन द इलीगल एक्टिविटीज इफ इट इज प्रूवन. तो डिमोलिशन करना, तब तक डिमोलिशन आप नहीं कर सकते हैं जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ रहा है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. सो ऑफिशियल्स की ड्यूटी है एंड ऑफिशियल्स जिनको उनकी गाइडलाइंस वायलेट करते हुए पाया जाएगा, दे वुड बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड विल बी फेसिंग पेनल्टीज फॉर द अनऑथराइज्ड डिमोलिशंस, ताकि अकाउंटेबिलिटी को हम री इन्फोर्स कर पाए इन द सिस्टम. सो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इन वायलेशंस के. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखा जाएगा, फाइन देखा जाएगा एंड कहीं ना कहीं ये एक स्टेप है कि जो प्रॉपर्टी डेमोलिशन हो रहा है उसको मिसयूज ना किया जाए एज अ मीन्स ऑफ प्यूनिटिव एक्शन या फिर हरासमेंट के लिए. सो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में जुडिशियल ओवरसाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक की साइड से भी हमने देखा है कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है वाइडली इन डिमोलिशंस को, दैट दे आर इन्फ्रिंजिंग अपॉन दी सिटीजन्स राइट, स्पेशली व्हेन दी टारगेटेड फैमिली या फिर जो होम्स है द प्रॉपर्टी इज अनरिलेटेड टू द क्रिमिनल एक्यूजेशन. क्रिमिनल एक्यूजेशन के केस में जब एक्यूज नहीं है तब भी उनके घर को ऐसे ही डिमोलिश किया गया है. तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक स्टेप फॉरवर्ड है ताकि सिविल राइट्स को हम अपहोल्ड कर पाए. राइट टू शेल्टर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडर आर्टिकल 21, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जो एक्यूज्ड है ही और शी ऑल्सो हैज द राइट टू शेल्टर. उनकी भी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी. सो उसको ध्यान रखना जरूरी है. तो डिमोलिशंस का लॉफुल होना बहुत जरूरी है. सेम चीज की हम यहाँ पे भी बात करें तो स्टेप
कि इशू नोटिस किया जाए प्रॉपर 15 days पहले, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन किया जाए, if there is need and if the accused is involved, the property is involved in the illegal activities, तभी उसको demolition के लिए आगे ऑर्डर दिया जाएगा। एंड जब फाइनल डिमोलिशन ऑर्डर आ जाता है फ्रॉम द कोर्ट, उसके बाद वेल डॉक्यूमेंटेड डिसीजन होना चाहिए, फेयर हियरिंग होनी चाहिए, ताकि पेनल्टीज को भी इम्पोज किया जा सके अगर वायलेशन हो रहा है इन डायरेक्टिव्स का, एंड इसके अलावा पब्लिक ट्रस्ट को इंक्रीज कर पाए, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन कर पाए। सो कंप्लायंस का होना बहुत जरूरी है। एक बुलडोजर कल्चर, कल्चर ऑफ प्रोवाइडिंग इंस्टेंट जस्टिस, हमने देखा है कि दिस माइट बी राइट, ऐसे लेबल कर देना बाय द स्टेट, वो हाईलाइट किया गया इन द केस ऑफ these demolitions in these states। तो आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू इशू बाइंडिंग डायरेक्टिव्स, ताकि आर्बिट्रेरी डिमोलिशंस जो हो रहे हैं उनको हम कर्ब कर पाए। सो 15 day नोटिस, एंड देन ऑल्सो जो डिमोलिशन हो रहा है उसको भी वीडियो टेप करो आप, ताकि अकाउंटेबिलिटी उस डिमोलिशन की रिकॉर्ड की जा सके। सो ये एक अलग है कि डिमोलिशन को भी वीडियो टेप किया जाए। 15 day raising notice must be given. When I first when I first looked back at the earth standing on the moon, I cried. So ये वर्डली वाइज यहाँ पे दिया गया है, एंड इसमें हम देख सकते हैं कि जब हम अर्थ पे थे कहीं ना कहीं तो हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं कर रहे थे, बट जब हम देखते हैं किसी दूसरे प्लेस पे जाके तो हमें कहीं ना कहीं वैल्यू समझ में आती है। आप इसमें मानसी दी क्या बोलना चाहेंगे? I would say that this also entails to giving you a sense of achievement that you have achieved, or might be you fulfilled your own vision or goal in life. So हम्म। it is again related to some emotional aspect from your personal life also. हम्म। then then next is regarding inaugural Indian Ocean dialogue between US and India। सो इंडियन ओशन रीजन को लेके स्पेसिफिकली यहाँ पे बात हो रही है। सो हिस्टोरिकली 2015 में जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन फॉर एशिया पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो ओबामा थे वहां से ये कॉपरेशन स्टार्ट हुआ था। एंड अभी बात की जा रही है कि इंडिया और जो यूएस है कैसे वो फोकस कर सकते हैं और ज्यादा ऑन एक्सपैंडिंग द कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, बट उसके बाद भी कैसे हम सिक्योरिटी कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे रीजनल स्टेबिलिटी को। सो यूएस एंड इंडिया दोनों ही कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं काउंटर बैलेंस करने में द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज इन द इंडियन ओशन, जॉइंट मैरिटाइम डिफेंस स्ट्रैटेजीज इंप्रूव करने में। तो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है इंडिया की, दैट ऑल्सो अलाइंस विद द स्ट्रैटेजी ऑफ यूएस, which will be a critical factor given the Chinese assertiveness in the Indo-Pacific region. So India's role as a regional leader in the Indian Ocean, it will also be impacted by the US and India cooperation, and उसको भी और benefit मिलेगा। आईसेट टेक्नोलॉजी के केस में दोनों ही कंट्रीज कॉपरेट कर रही हैं क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो कि दिखाता है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में भी हमें हेल्प करेगा। आत्मनिर्भर जो हम बनने की बात करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन डिफरेंट सेक्टर्स, उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी। क्वाड का रोल आ जाता है इन द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। सो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव,
ग्लोबल गुड के लिए एंड एंटायर रीजन को इन अ पॉजिटिव सेंस इम्पैक्ट करेगा। देन ऑल्सो रिगार्डिंग इंडिया एंड सऊदी डिफेंस कॉपरेशन एक्सपैंड हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहे हैं न्यू रीजन्स लाइक डिफेंस सिक्योरिटी एंड ऑल्सो देयर आर टॉक्स रिगार्डिंग द रीजनल स्टेबिलिटी। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर उन्होंने emphasize किया है that there is increase in the cooperation and he has described it as several firsts in the recent year. Several first हैं in the areas of trade, areas of energy, security, culture, consultation and also investment. So दोनों ही countries ने अपने पर्सपेक्टिव एक्सचेंज किए हैं ऑन दी डिफरेंट इश्यूज रीजनल या फिर ग्लोबल लेवल पे। इसके अलावा जो सऊदी है एंड इंडिया है दे हैव बीन स्ट्रेंथनिंग देयर टाइज ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। हम कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल जो ट्रेड टाइज थे हमारे उससे बियॉन्ड जाके स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस रिलेशन में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे जो इंडिया का पोजीशन है इन दी गल्फ रीजन ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी मिडल ईस्टर्न रीजन के अंदर स्टेबिलिटी एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर भी इंडिया एक एक्टिव रोल प्ले कर पाएगा। तो डायनेमिक्स को बैलेंस करने के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट, Also, Saudi Arabia has currently 16 to 18% of share in India's crude oil imports. So India's strategy is now been to diversify their trade relations. yes. Next, India's tea and sugar exports, they raise sustainability concerns at home. So, agricultural commodity production, यूनिक कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ऑफ टी एंड शुगर दे आर कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग, जिसके साथ सस्टेनेबिलिटी कंसर्न आते हैं रिगार्डिंग दी कैसे वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्या हम रिसोर्स मैनेज कर पा रहे हैं सस्टेनेबली, क्या हम लेबर राइट्स को मेक श्योर कर पा रहे हैं इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर while the revenue and the economic growth is occurring in this sector, क्या हम इकोलॉजिकल स्ट्रेस सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हैं साथ ही साथ। तो इंडिया has become one of the world's leading agricultural exporters. Agricultural export valued at $53 billion in 2022 to 23, up from 8.7। सो $8.7 बिलियन से $53 बिलियन हो चुका है इन 2022 23, जिसमें टी एंड शुगर जो है दो प्रोमिनेंट कमोडिटीज हैं। सिग्निफिकेंट रोल इनका है। टी की बात करते हैं तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पे आती है इन दी एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। शुगर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पे आता है बाय एक्सपोर्ट वॉल्यूम। सो इसी के साथ चैलेंजेस भी हैं, जैसे टी के सेक्टर में हम बात कर रहे हैं कि चैलेंजेस हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के, कि जो 70% ऑफ द टी प्लांटेशन है दे आर ऑन फॉरेस्टेड लैंड्स, जिसकी वजह से हमें पहले डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होता है जो कि ना कि सिर्फ प्लांट्स एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कवर को इम्पैक्ट कर रहा है बल्कि बायोडाइवर्सिटी को भी इम्पैक्ट कर रहा है, जो वाइल्ड लाइफ वहां पे प्रेजेंट था उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। इसके साथ देयर इज हाई यूज ऑफ पेस्टिसाइड, 85 से 90% ऑफ द पेस्टिसाइड्स जो हैं दे आर अप्लाइड फॉर पेस्ट कंट्रोल। वो भी एक कंसर्न रेज करता है कि जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू लेवल है टी सेक्टर के अंदर वो हेल्थ कंसर्न्स लेके आएगा इन द लॉन्गर टर्म। इसके साथ लेबर इशू भी हैं, जैसे कि लेबर राइट्स, क्या वर्किंग कंडीशंस उनको प्रोवाइड की जा रही है इन द टी स्टेट्स। बहुत सारे वर्कर्स स्पेशली वुमेन, क्या सैनिटाइजेशन या बेसिक ड्रिंकिंग वाटर उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, स्पेशली हीट वेव के टाइम पे जहाँ पे सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी उनकी होती है। वैसे ही शुगर प्रोडक्शन के अंदर में भी हम बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज को लेके चैलेंज है। जो शुगर कल्टीवेशन है वो वाटर इंटेंसिव होता है, जैसे कि महाराष्ट्र के केस में हमने देखा था कि ऑलरेडी वो रीजन इन द रेन शैडो रीजन में लोकेटेड था, बट उसके बाद भी हम वहां पे शुगर कल्टीवेशन कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एग्जॉस्टेड रिसोर्सेज को और ज्यादा डिसरप्ट कर रहा था, क्योंकि 2000 लीटर्स ऑफ वाटर पर किलोग्राम ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड। इतना वाटर इंटेंसिव होता है शुगर कल्टीवेशन। तो एक्सटेंसिव वाटर यूसेज होता है जो कि वाटर रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है ऑलरेडी। और शुगर किंग
ऐसे ही एरियाज में ज्यादातर, जैसे कि महाराष्ट्र का एग्जाम्पल, तो वाटर स्कार्सिटी ऑलरेडी वो रीजन फेस करता है। इसके साथ साथ लेबर इश्यूज यहाँ पे भी देखे जाते हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी होते हैं, लेबर कंडीशन, सोशल प्रोटेक्शन, क्या हम वर्कर्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल इन दो मेजर सेक्टर्स के अंदर जरूरत है हमें कि हम एंड हेल्थ, जो कि ना कि सिर्फ लेबर को लेके बट ऑल्सो इन्वायरमेंट की हेल्थ, दोनों पे फोकस करें। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे हम बैलेंस करें विद दी सस्टेनेबिलिटी, तो इसके लिए मिलेट एज एन ऑल्टरनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इमर्ज हुआ है एज ए सस्टेनेबल क्रॉप। फ्यूअर रिसोर्सेज यहाँ पे चाहिए होते हैं एंड बहुत डाइवर्स न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करता है। इंडिया का भी जो मिलेट एक्सपोर्ट है वो ग्रो हो रहा है एंड कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चरल कमोडिटी की तरह ये आगे आ रहा है, तो इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। साथ में सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि पेस्टिसाइड का जो एप्लीकेशन है उसको लिमिटेड रखना, बायोडाइवर्सिटी लॉस, उनके रीलोकेशन रिहैबिलिटेशन के बारे में सोचना, साथ में वाटर यूसेज को कम करने के लिए प्रिसिशन फार्मिंग का यूज करना, जिसमें टेक्नोलॉजी का रोल आ जाता है, सेंसर्स का रोल आ जाता है। सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी यहाँ पे जरूरी है। आईएलओ जो कि बताता है लेबर राइट्स के बारे में, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ऑन द ग्राउंड लेवल, ताकि लेबर राइट्स को हम इंश्योर कर पाएंगे, साथ ही साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग अ ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। अर्जेंट नीड है इंडिया कि इंडिया जो है वो रीडिफाइन करे रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड इकोनॉमी। तीन एरियाज हैं, एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, ताकि सस्टेनेबल ग्रीन ट्रांजिशन हो पाए। तो जो ट्रांजिशन है उसमें हम एनर्जी सिस्टम्स को डिसेंट्रलाइज करने की बात करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रमोट करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी सिस्टम्स को प्रमोट करते हैं, ताकि क्लाइमेट गोल्स जो हमने सेट किए हैं वो हम अचीव कर पाए। जैसे कि COP29 के केस में भी नेगोशिएशन अप्रोच देखा गया, ग्लोबल प्रेशर क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं इकोनॉमीज को डीकार्बोनाइज करने के लिए, जिसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्लाइमेट फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ एनर्जी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, जैसे कि इंडिया के केस में भी जो एनर्जी डिमांड है इट इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, एंड पीक डिमांड will be reaching nearly 370 gigawatts by 2031 to 32। सो ये चैलेंज मीट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत हमारे लिए हो जाती है कि एनर्जी सिस्टम हमारा क्लीनर साइड पे हो एंड ऑल्सो रेजिलियंट हो, कि इतनी पीक डिमांड को हम केटर कर पाए, जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने की जरूरत है हमें, फ्रॉम दी सेंट्रलाइज्ड टू डिस्ट्रीब्यूटेड। जिससे क्या हो पाएगा, ये हमें एड कर पाएगा इन बिल्डिंग एनर्जी रेजिलियंस रूरल एरियाज के अंदर भी एंड ऑल्सो रिमोट एरियाज जहाँ पे हम नहीं पहुंच पाए हैं, जिसमें रूफ टॉप सोलर पैनल्स का रोल आएगा। इंडिया ने एम किया है कि 10 मिलियन होम्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाया जाएगा, जिससे 30 गीगावाट्स ऑफ क्लीन पावर हम ऐड कर पाए। सो इसी के थ्रू हम डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी। साथ ही साथ 80% ऑफ जो इंडिया का वल्नरेबल एरिया है टू द क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी फेसिंग 1.4 डिग्रीज ऑफ वार्मिंग। सो पेरिस एग्रीमेंट में हम बात करते हैं लिमिट करने की ओवरऑल इन द लॉन्गर टर्म, जो टारगेट हमने सेट किया है, बट शॉर्ट टर्म में भी हम देख रहे हैं जो हीट वेव का टाइम आता है वहां ऑलरेडी 1.4 डिग्री वार्मिंग ज्यादा होने लग चुकी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिमांड जो है दोनों का अलाइन होना बहुत जरूरी है। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना ताकि ट्रांसमिशन लॉसेस हम कम कर पाए, एसोसिएटेड रिस्क कम कर पाए एंड क्लाइमेट चेंज के लिए बेसिकली हम ट्रांजिशन कर पाए। इसी के साथ रिसोर्सेज जो हमारे यूज हो रहे हैं अर्बन सिटीज में, एयर क्वालिटी को ठीक करने में, वाटर अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करने में, एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर, उनके लिए भी एक सर्कुलर इकोनॉमी होनी चाहिए। जो मिनरल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर को रिसाइकिल करना, वाटर को रीयूज करना वो जरूरी हो जाता है। जैसे कि सोलर एनर्जी का ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी होती है इट कुड रिड्यूस एमिशंस इक्विवेलेंट टू 600
kilotons of CO2 by 2030. तो 600 kilotons of CO2 by 2030 ये कम कर सकता है सोलर एनर्जी यूज करने की वजह से। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे सोलर पैनल्स की रिसाइकेबिलिटी की भी हम बात करते हैं। डिफरेंट मिनरल्स और रिसोर्सेज उसमें हम यूज करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स यूज करते हैं। तो उनको भी अगर रिसाइकिल हम नहीं कर रहे हैं तो एक तो जो मटेरियल है उनका इंपोर्ट करने का प्रेशर इंक्रीज होता है, डिपेंडेंसी वहां पे है, वो हम रिड्यूस कर पाएंगे। इसके साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम कर पाएंगे। सो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, बट ट्रांजिशन करने के लिए जो रिलेशनशिप है बिटवीन द इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड इकोनॉमी, उसको सस्टेनेबल बनाना बहुत जरूरी है एंड उसको जस्ट बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें मेजर रोल प्ले करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी। Then regarding health of the Indians, about a quarter of diabetic globally are Indians. So out of 828 million adults with diabetes worldwide, 212 millions are in India. So और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि हम अर्ली डायग्नोसिस प्रोवाइड करें, मेजर्स लें। यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है FPG की, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, एंड HbA1c, जो कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। तो ये जो HbA1c है, इट कैन बी अफेक्टेड बाय एनीमिया एंड और डिफरेंट फैक्टर्स। सो 2022 के अंदर भी जो प्रेवलेंस था ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, इट वाज 14% अमंग द फीमेल्स एंड इट वाज 12% अमंग द मेल्स, and together 131 million people are estimated to have diabetes or pre-diabetes. So ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट भी किया कि 59% ऑफ जो इंडियंस है, दे डिड नॉट रिसीव मेडिकेशन फॉर डायबिटीज इन 2022। सो अनट्रीटेड डिजीज होने की वजह से भी जो कॉम्प्लिकेशन है वो इंक्रीज होता है, हेल्थ बर्डन इंक्रीज होता है, एंड ऑल्सो बॉडी के ऊपर बर्डन इंक्रीज होता है। जैसे कि अनट्रीटेड डायबिटीज जो है वो सीवियर कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकती है, डिफरेंट ऑर्गन्स को भी वो इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज या फिर विजन लॉस। तो लैक ऑफ ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है वो और भी ज्यादा सीवियर होता है, स्पेसिफिकली इन दी लो इनकम पॉपुलेशन, जो वल्नरेबल सेक्शन है। क्या उनके लिए हम हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बना पा रहे हैं? क्या हम उतनी अवेयरनेस क्रिएट कर पा रहे हैं रिगार्डिंग दी लाइफस्टाइल दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद, स्पेशली इन दी फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल? फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है, हेल्दी डाइट कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। सो अर्ली डायग्नोसिस एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट को एक्सेसिबल बनाना, कपल्ड विद दी अवेयरनेस कैंपेनिंग, ये जरूरी होता है कि हम डायबिटीज जैसे डिजीज को प्रिवेंट कर पाए। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ICMR के द्वारा, जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि किसी पर्सन को प्री डायबिटीज है कि नहीं है, ताकि अर्ली डिटेक्शन हम कर पाए एंड डायग्नोसिस प्रोवाइड कर पाए फॉर द डायबिटीज। रिफाइनिंग ट्रेड फॉर टुमारो, फोकस स्टेट झारखंड, पार्टनर स्टेट्स बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में कंडक्ट किया जाएगा। सो मानसी दी, आपके अकॉर्डिंग क्या थीम होना चाहिए, क्या मेन फोकस होना चाहिए फॉर रीडिफाइनिंग द ट्रेड फॉर टुमारो? In this, we can talk about promoting again, or as we already are being vocal for local, and in that too also how we can attract global attention. Apart from this, promoting more of innovative products and the local heritage. एंड ऑल्सो यहाँ पे प्रिंसिपल्स भी हाईलाइट किए गए हैं, दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू परफॉर्म, रिफॉर्म एंड देन ट्रांसफॉर्म। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना,
That becomes important. तो 500 प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज यहाँ पे आएंगी, 11 कंट्रीज से पार्टिसिपेशन हम देखेंगे, 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से हम पार्टिसिपेशन देखेंगे. तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव इकोसिस्टम मिलेगा फॉर ट्रेड रिलेटेड रिसोर्सेस. देन इन द इंटरनेशनल रिलेशन एंड जो रिसेंटली इलेक्शन हुए इन द यूएस, ट्रम्प प्रेसिडेंसी हम इस टर्म में देखेंगे. सो 5 एरियाज वेयर द बॉन्ड ऑफ ट्रम्प एंड मस्क विल बी टेस्टेड. सो फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, एंड यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड इलॉन मस्क. सो चाइना के केस में, ट्रम्प के इकोनॉमिक पॉलिसीज के केस में, एंड क्लाइमेट चेंज, स्टारलिंक एंड स्पेस एक्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट, लेबर रिफॉर्म्स को लेके यहाँ पे बात की जा रही है. सबसे पहले चाइना के केस में जो ट्रम्प, टेस्ला है उनका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है चाइना के अंदर, एंड कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया जा रहा है कि ट्रम्प का जो एंटी चाइनीज स्टैंस है, तो टैरिफ जो है वो इंक्रीज किया जाएगा ऑन द चाइनीज गुड्स. तो टेस्ला का जो डिपेंडेंसी ऑन द चाइनीज मार्केट, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर द यूएस, इट कुड क्रिएट चैलेंजेस फॉर द यूएस चाइना रिलेशंस आल्सो. इकोनॉमिक, ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्पनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ट्रम्प, तो स्केप्टिसिज्म है कहीं ना कहीं टुवर्ड्स दी ट्रम्प्स इकोनॉमिक पॉलिसीज रिगार्डिंग मस्क थिंकिंग, स्पेशली इमिग्रेशन को लेके, टैक्स एडजस्टमेंट को लेके, ट्रेड टैरिफ्स को लेके. सो वो बिजनेसेस को तो इम्पैक्ट करेगा ही. इसके साथ ईवीज, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इट कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद द ट्रम्प्स क्लाइमेट चेंज स्केप्टिसिज्म एंड सपोर्ट फॉर द ट्रेडिशनल कार मेकर्स. तो वो भी इम्पैक्ट आ सकता है. स्टारलिंक एंड स्पेस एक्स की जब बात करते हैं, तो इन कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट रहता है विद द यूएस मिलिट्री, जो कि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट भी लेके आ सकता है रिगार्डिंग कोलैबोरेशन, जो कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ कई बार जो मस्क के वेंचर हैं उनमें देखा जाता है. तो वो कहीं ना कहीं ट्रम्प के इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करेगा. इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट और लेबर रिलेशन को लेके जो मस्क है, उनका ओवरव्यू, उनका व्यू पॉइंट ऑन दी लेबर राइट्स, जिसमें वो कंट्रास्ट करता है विद द ट्रम्प्स पब्लिक सपोर्ट फॉर द अमेरिकन वर्कर्स, जिसमें ले ऑफ, एंटी यूनियन स्टैंड्स ज्यादातर देखा जाता है फ्रॉम इलॉन मस्क. जबकि जैसे कि रीसेंट ले ऑफ एट द ट्विटर भी हमने देखा. सो दैट कुड ऑल्सो ब्रिंग द इशू एट अपफ्रंट. सो यूएस पॉलिसी का बिजनेसेस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होगा, वो यहाँ पे बेसिकली दिखाया जा रहा है कि डिफरेंसेस हैं इन की एरियाज, जैसे क्लाइमेट पॉलिसी, relation with the China, labor practices. एंड जो इलॉन मस्क है, उनको अपॉइंट किया गया है टू द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी. एक सेकंड. Trump has appointed Elon Musk and Vivek Ramaswamy to lead India's new to lead America's new Department of Government Efficiency. So इसीलिए ये पूरी बात की जा रही है कि क्या क्या क्लैशेस यहाँ पे हो सकते हैं. देन रिगार्डिंग डायबिटीज इन इंडिया, ऑलरेडी हमने देखा, बट कैसे रूरल रेजिलियंस हम प्रमोट कर सकते हैं, अर्बन अलार्म हम लेके आ सकते हैं फॉर डायबिटीज. प्रेवलेंस जो है इस डायबिटीज डिजीज का एंड प्री डायबिटीज का, वो इंक्रीज हो रहा है, हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से तो अर्जेंट नीड है कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन की. हमें करंट ट्रेंड की हम बात कर ही चुके हैं, जिसमें वर्ल्ड के हाफ से भी ज्यादा जो डायबिटिक पेशेंट्स है, दे आर इंडियन. 212 million Indians are
इंडियंस आर एस्टिमेटेड टू हैव डायबिटीज, जो कि हेल्थ सिस्टम के ऊपर बर्डन क्रिएट करता है। साथ ही साथ अवेयरनेस करना जरूरी है अर्बन और रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज जहाँ पे जो रेट है वो हायर है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल और डाइटरी जो चेंजेस हैं वो अनसस्टेनेबल हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर, पुअर डाइटरी हैबिट, फिजिकल इनएक्टिविटी, साथ में ओबेसिटी, दे आर द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स टू डायबिटीज, जो कि ज्यादा देखा गया इन दी अर्बन पॉपुलेशन। कहीं ना कहीं रूरल पॉपुलेशन है वो नेचुरली एक्टिव ज्यादा रहते हैं, नेचुरली खाना थोड़ा क्लीन खाते हैं, सो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। रैपिड अर्बनाइजेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। बट रूरल एरियाज में भी अपने चैलेंजेस हैं, जैसे रिलेटिवली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज वो कम है। एक्टिव लाइफस्टाइल है, ट्रेडिशनल डाइट है उनकी, बट वो भी धीरे धीरे चेंज हो रही है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस फ्रॉम अर्बन हैबिट्स। वो भी इनफिल्ट्रेट करते जा रहे हैं रूरल कम्युनिटीज को। सो लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस है रूरल एरियाज के अंदर, जो कि कॉम्प्लिकेट कर देता है अर्ली डायग्नोसिस को, एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं हो पाता डायबिटीज का अर्ली स्टेज पे, जिसके लिए कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस की जरूरत है, इंटरवेंशन की जरूरत है फ्रॉम दी अथॉरिटीज, ताकि प्रिवेंट किया जा सके इसको। अर्ली साइंस को डिटेक्ट करना, टाइप 2 डायबिटीज जैसे कि उसमें सिम्टम्स होते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। सो वो प्रॉम्प्ट अगर आपको पता होगा तो वो प्रॉम्प्ट करेगा इमीडिएट मेडिकल कंसल्टेशन। इसके अलावा दो स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स की बात की जा रही है, जिनको हमने रिसेंटली लास्ट आर्टिकल में हाईलाइट भी किया, HbA1c एंड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स जो कि एफिकेसी को बढ़ाने में मदद करेंगे फॉर दी डायबिटीज। और दूसरे भी ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है डायबिटीज, जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ। तो कम्युनिटी लेवल सोल्यूशन होना चाहिए, पॉलिसी इंटरवेंशन होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर इट मस्ट बी इंक्रीज्ड। सो जो न्यूट्रिशन पॉलिसीज होती हैं उसमें हमें मिलेट को प्रमोट करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज जिसके लिए ओपन पार्क भी बनाए गए हैं इन दी अर्बन एरियाज, उनका यूज प्रमोट करना चाहिए। सी रैंचिंग, launching of Wazingam Coast as follow-up to artificial reef project in Kerala. सो फिश पॉपुलेशन जो है उसको रिप्लेनिश करने के लिए, मरीन बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एंड साथ में ही जो फिशिंग प्रैक्टिसेस है क्या वो सस्टेनेबल है, तो आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट के थ्रू हम उनको भी री करने की बात कर रहे हैं। 20,000 पोम्पेनो fingerlings, they were reared and they were released as a part of sustainable fisheries initiative. वजिंगम कोस्ट के अलोंग किया गया है, अलाइन होता है विद द आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स इन दी 42 लोकेशंस। 33 फिशिंग विलेजेस को इम्पैक्ट आएगा। 150 मॉड्यूल्स को लगाया गया है जो आर्टिफिशियल रीफ्स हैं इन वेरियस शेप्स, जैसे ट्राइंगुलर, इन द फ्लावर शेप, इन द पाइप्ड डिजाइन, ताकि फिश ब्रीडिंग को हम प्रमोट कर पाए, जो लोकल मरीन हैबिटेट है उसको, उसकी ग्रोथ को हम वापस से स्टार्ट कर पाए। सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विद द NFDB, द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। सो कोस्टल एरियाज अक्रॉस केरला वहां पे कंडक्ट किया जा रहा है, आर्टिफिशियल रीफ स्ट्रक्चर्स को बनाया जा रहा है ताकि मरीन लाइफ को सपोर्ट दिया जा सके, फिश ब्रीडिंग हो सके। Then October's inflation pace, it surpasses expectations, dashing rate cut hopes. So इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है इट हैज इंक्रीज्ड इन अक्टूबर। फूड प्राइसेस में राइस है, वेजिटेबल एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस में राइस है, जो कि एक कंसर्न रेज करता है रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट्स बाय RBI. So CPI, Consumer Price Index, it reached 6.2%.
जो प्रोजेक्शन था उससे ज्यादा हो चुका है। की ड्राइवर यहाँ पे फूड प्राइसेस में जो इंक्रीज देखा गया उसमें 10% इंक्रीज है इन दी वेजिटेबल प्राइसेस। सीरियल पल्सेस अदर फूड आइटम्स में भी इंक्रीज है। तो जो टॉप है टोमेटो प्राइसेस दे ऑल्सो रोज शार्पली। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बाय आरबीआई वो क्या स्टेप लेंगे टू स्टेबलाइज द इन्फ्लेशन, वो इम्पोर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है, जो डिमांड है, वो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है राइसिंग इन्फ्लेशन से। मानसी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? We have covered in this that inclusion of climate as an indicator, climate change as an indicator in monetary policies become very important because it is impacting the income of the people and it is also impacting the total production of the productivity in the agriculture sector. So it is impacting both demand and supply. हम्म। यस। देन कार्डियोवास्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हम्म। ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ के कंसर्न है इन इंडिया। इट इज the effect of modern lifestyle and globalization on the health. Complex interaction between cardiovascular, kidney and metabolic disorders. क्यों होता है? It is driven by obesity, by poor diet and sedentary lifestyle. So हम कितना देख सकते हैं कि कितना डायरेक्टली हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आता है फ्रॉम द लाइफस्टाइल दैट यू आर फॉलोइंग। वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, किडनी, लिवर, उनको इम्पैक्ट कर रहा है। ग्रेजुअल वेट गेन होता है। हाई वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखने को मिलता है। एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो भी एसोसिएटेड है इसके साथ। तमिलनाडु, जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेवलेंस देखा गया, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। 69% ऑफ प्री मेच्योर डेथ का रीजन है। सो एक्सपर्ट एडवाइस का अवेलेबल होना जरूरी है। डाइटरी चेंजेस होना जरूरी है। अफोर्डेबल हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए इन दी मार्केट। जहाँ पे हम बात करते हैं पैकेज फूड्स में, सिर्फ हमें प्रोसेस्ड फूड देखने को मिलता है, तो वहां पे हमें नेचुरल फूड भी देखने को मिलना चाहिए। पीडीएस सिस्टम जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है न्यूट्रिशनल लैंडस्केप को। स्कूल लेवल से जो मिड डे मील हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं से लाइफस्टाइल चेंजेस को हम ड्राइव कर सकते हैं ताकि जो प्रेवलेंस है ऐसी डिजीजेस का, ऐसे सिंड्रोम्स का, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट हम कम कर पाए एंड साथ में हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर भी हम बर्डन कम कर पाए। तो प्रिवेंटिव केयर का रोल यहाँ पे आएगा। देन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस टैक्स रेवेन्यू शार्प राइज देखा गया इन द रीसेंट ईयर्स। स्टेट्स लाइक कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। सो टैक्स रेवेन्यू शेयर में हमने इंक्रीज देखा है, जो कि हमें दिखाता है कि जो लोकल रेवेन्यू जनरेशन है वो इम्प्रूव हुआ है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं वो। तो 50% ऑफ देयर रेवेन्यू जो था देवर रेज्ड फ्रॉम टैक्सेस, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स, फीस, यूजर चार्ज, इन्वेस्टमेंट आ जाता है। एंड जो सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं दे लीड इन द टैक्स रेवेन्यू जनरेशन। सो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स भी कैसे उनसे लर्न कर सकती हैं। इंक्रीज्ड पोस्ट जीएसटी, उसका प्रोपोर्शन इंक्रीज हुआ है, जो कि दिखाता है कि फिस्कल कैपेसिटी कहीं ना कहीं बेटर हुई है। दूसरे स्टेट्स कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, इनका हाईएस्ट था म्यूनिसिपल टैक्स रिवेन्यू। बट इसी के साथ जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो अपने यूनिक चैलेंजेस भी फेस करती हैं इन दी टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग दी टैक्स कलेक्शन। देयर इज नीड फॉर मोर ऑटोनॉमी रेवेन्यू जनरेशन के अंदर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे वो फाइनेंस कर पाए, उसको लेके चैलेंजेस हैं। सो पॉलिसी सपोर्ट का होना भी जरूरी है। रिफॉर्म्स का आना जरूरी है ताकि म्यूनिसिपल रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो पाए। सो अर्बन गवर्नेंस में सेंट्रलाइजेशन की तरफ ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, जिसमें म्यूनिसिपल रेवेन्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। Why this 90-year-old Naga rebel
has given an ultimatum to government. So T. Muiva, 90-year-old General Secretary हैं of National Socialist Council of Nagaland. उन्होंने अल्टीमेटम इशू किया है टू द इंडियन गवर्नमेंट थ्रेटनिंग टू रिज्यूम द आर्म्ड रेजिस्टेंस इफ द डिमांड ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जो ऑनगोइंग नागा पीस है वो मेट नहीं होता है तो। इसमें जो एनएससी है ना, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये दो है। आईएम है हो गया और एक के हो गया, खापलांग एंड आईएम। तो आईएम के साथ ऑलरेडी इंडिया ने साइन किया था, ऐसे 2015 लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल एंड असम। लेकिन उन्होंने बोला कि सेंटर ने बोला कि दे विल नॉट रिकॉग्नाइज नागाज नेशनल फ्लैग एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो आईएम है ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको उनका जो पीस है एक तरह से दे हैव deliberately betrayed. That is why he is proposing third party intervention into the Naga peace process. तो नागालिम एनएससीएन है, तो ये दो जो बटा था उसके पहले एनएससीएन था। तो एनएससीएन का जो एम था वो था ग्रेटर नागालैंड, दैट इज इंक्लूडिंग ऑफ द नागास पीपल इन ऑल्सो इन म्यांमार एज वेल एज इन मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सराउंडिंग रीजन में, तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब। तो दे आर डिमांडिंग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर डिमांडिंग सेपरेट कंट्री। तो लेकिन नेगोशिएशन हुआ। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी। तो साइंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि पहली बात है कि इट सेज नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागाज या कस्टमरी लॉस विल बी फॉलोड। तो 371 ए के अंदर में नागालैंड को प्रोविजन मिला था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बात नहीं कर रहा नागालैंड का, या फिर नागालैंड का जो एक तरह रिजर्वेशन का हो गया, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बात हो गया, कहीं ना कहीं इशू है अभी भी। तो ट्रस्ट डेफिसिट दोनों के बीच में, दैट इज व्हाई दे आर डिमांडिंग। अब प्लस अभी जो म्यांमार में पीस प्रोसेस नहीं हो पा रहा है उसके कारण भी ये डिमांड करे, क्योंकि दे आर मेनी आउटसाइडर दोज हु आर इन्फिल्ट्रेटिंग द नागालैंड एंड ऑल्सो डिस्टेबलाइजिंग द रीजन, बिकॉज वहां पर जनता, गवर्नमेंट, और वहां पर अभी जो सिविल वॉर है करेंटली बिटवीन द आर्मी एज वेल एज द रेबल्स। इतने बुलडोजर कल्चर। तो हियर द बुलडोजर कल्चर, सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्पिरिट अपहोल्ड हो सकता है। तो बेसिक प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस अगर नहीं फॉलो करेंगे तो इट शोकेसेस दैट गवर्नमेंट इज यूजिंग इट्स पावर आर्बिट्रेटरी और लॉसलेसनेस बढ़ सकता है। दैट इज वाई ये बात करते हैं जो गिल्टी है उसी को पनिश करे। कलेक्टिव पनिशमेंट वाला सिस्टम नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चे ने कुछ गलत काम किया तो पापा मम्मी सबको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन जो ये बुलडोजर वाला जस्टिस है उसमें क्या होता है कि जिसका घर होता है, अब घर अब तोड़ लेते हैं, उसके उसमें पापा मम्मी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो एक तरह से उनको भी पनिशमेंट मिलता है। तो ये एक तरह से बेसिक वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ है, जिसको मिलना चाहिए पनिशमेंट उसी को मिलना चाहिए ना, जो ने गलत काम किया। तो एक पहला हो गया नीचे सेपरेशन ऑफ पावर। पहली बात है कि एक्सेसेस ऑफ द जुडिशियल, आप कैसे गिल्टी कर दे क्राइम को। इफ देयर इज, आई थिंक इफ देयर इज अ चांसेस कि जो घर बना हुआ है इट इज इलीगल, इट इज रिक्लेमिंग द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, देन नोटिस शुड बी गिवन बिफोर टाइम, 15 डेज पहले या पहले। अचानक से उस दिन जाकर के आप बुलडोजर यूज नहीं कर सकते, तो ये हो सकता है। और दूसरा, हाउस इज नॉट जस्ट अ प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कलेक्टिव होप ऑफ द फैमिली एंड सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। वो अचानक से इसको दे नहीं सकते आप। और इसके अंदर में एक और बात होता है कि राइट टू प्रॉपर्टी है भी, नॉट एवरी प्रॉपर्टी इज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। कि वो बोल सकते हैं कि जो इलीगल घर बना हुआ है उसको तोड़ के वहाँ पर हॉस्पिटल बना सकता है फॉर द कम्युनिटी, ये भी नहीं हो सकता टोटली। तो कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए और प्रोसीजर जस्टिस, फॉर एग्जाम्पल गिविंग देम एडिक्वेट टाइम
कि वो रीलोकेट कर पाए, अगर वो इलीगल बनाया है तो। अगर कुछ ही पार्ट इलीगल है तो नोटिस दीजिए कि खुद से वो तोड़ ले या खुद से हट जाए, वापस जो इंक्रोचमेंट हटा ले, उसके बाद ही आप एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रांसिस फुकुयामा ये बात करते थे विथ रिगार्डिंग टू एंड ऑफ द हिस्ट्री डिबेट, ये ऑप्शनल भी है। ये बात करते थे कि जो भी स्ट्रगल रहा है बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, उसमें राइट जीतता है, और कहीं ना कहीं 1991 में यूएस जीत चुका है, तो देर इज एंड ऑफ हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन हार चुका है, देर इज अ राइज ऑफ कैपिटलिज्म, देर इज अ विक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी एक्सेट्रा। तो वॉशिंगटन कंसेंसस, इसका जो स्पिरिट है वो इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944, जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप थे। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स साइंस की बात करते हैं, दैट इज फोकसिंग मच मोर ऑन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन लोन्स, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट एक्सेट्रा। इसमें डब्ल्यूटीओ आता है, गैट आ गया। फिर बात होता है विद रिगार्डिंग टू वॉशिंगटन कंसेंसस से बात करते हैं कि कैसे पीपल सेंटर्ड डेमोक्रेसी होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेंगे, इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी को प्रमोट करेंगे, प्रो मार्केट रिफॉर्म का बात करेंगे, लेबर, एनर्जी, एग्रीकल्चर, मार्केट, हर एक चीज। लेकिन इसमें क्वेश्चन उठता है, क्या वॉशिंगटन कंसेंसस है इट हैज कोलैप्स्ड? क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि ओवर द इयर्स जो एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ ऑन द इंस्टीट्यूशन सच एज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, वो बढ़ते रह गए। दूसरा, जो वॉशिंगटन कंसेंसस वो मोस्टली ड्रिवन बाय यूएस बिकॉज इट वाज द बेस ऑफ द कैपिटलिज्म। उन पर क्वेश्चन उठा क्योंकि उनका इंटरवेंशन हुआ इराक के अंदर में, अफगानिस्तान के अंदर, विच हार्म्ड द ओवरऑल मल्टी मल्टी कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ यूएन। फिर जब राइज ऑफ चाइना एंड रशिया, उसके कारण ही देयर वाज अ न्यू राइज ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, जिसमें इंडिया भी सपोर्ट करता है। तीसरा बात होता है विद रिगार्डिंग टू द कैपिटलिस्ट माइंडसेट, जिसमें जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इवन आफ्टर कोविड-19 के बाद, तो दिखता है कि फाइनेंस जो की गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ न्यू लिबरल पॉलिसी फॉलो करने से जस्टिस और वेलफेयरिज्म नहीं आ सकता है, गवर्नमेंट शुड बी इंटरवीन। तो इसमें एग्जांपल होता है पीपल सेंट्रिक जो मूवमेंट चला, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट हो गया, या फिर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो मूवमेंट चला अभी, वेटरन थंडबर्ग हो गया, बाकी जब जो लोग थे, तो दे वर डिमांडिंग कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से एसोसिएटेड भी है, और जो डुओपोली और मोनोपोली क्रिएट कर रहा है विद द यूज ऑफ द बिग टेक एंड अदर्स, उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिटेशन है उसके दायरे में रखें। Hmm. इंडिया इज वन ऑफ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। 1 और 2 होता है, 1 इज नॉट प्रिवेंटेबल, इट इज जेनेटिक, 2 इज प्रिवेंटेबल। टाइप 2 होता है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है, लगातार फास्ट फूड और बाकी सब खाने से पैनक्रियास में आपका इंसुलिन प्रोडक्शन कम होता है, उसी कारण आपका फैट बढ़ते रहता है, और स्लोली आपका जो पोटेंशियल है टू बर्न द शुगर वो कम हो जाता है, इसलिए डायबिटीज बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि पैनक्रियास शुगर कम बना इसमें इंसुलिन कम बनाता है। लेकिन टाइप 1 में जेनेटिक डिजीज, इट डज नॉट मेक इंसुलिन और मेक वेरी वेरी लिटिल इंसुलिन, तो जेनेटिक डिजीज टाइप 1। तो कैसे सिम्टम होता है? कांस्टेंट हंगर, ब्लर्ड विजन, सडन वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एक्सेट्रा। डायबिटिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, रिवर्स करने के, टाइप 2 रिवर्स हो सकता है, टाइप 1 नहीं हो सकता। टाइप 1 को मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें इंसुलिन पैच होता है जो मॉनिटर कर सकते हैं, वो टाइप 1 में होता है। टाइप 2 में जनरली इसको रिवर्स कर सकते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज, डाइट, न्यूट्रिशनल हो गया, फिर लेस यूज ऑफ HFSS, हाई फैट शुगर एंड सॉल्टी फूड हो गया, वेजिटेरियन डाइट्स हो गया, फिर प्रोटीन, हाई प्रोटीन, लो कार्ब, लो शुगर, अवॉइडिंग सोडा, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस। और कहीं ना कहीं इंडिया में
1/4 लोग है जो डायबिटिक है या वो प्री डायबिटिक है, तो ये दिखाता है कि डायबिटिक कैपिटल है। डायग्नोस्टिक बढ़ना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, फिर डायबिटिक से रिलेटेड अवेयरनेस होना चाहिए, कैसे कंट्रोल कर सके। प्लस जो हम लोग का स्कूल एजुकेशन है उसमें हमेशा हम लोग मॉरल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन हेल्थ से अलग चैप्टर नहीं है, हेल्थ एंड वेलनेस ये होना चाहिए। और दूसरा एट द सेम टाइम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हेल्थ के बारे में नहीं पढ़ते हैं। दूसरा कि अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कि ऐसे हो ही नहीं। और डायबिटिक के कारण बाकी सब चीज़ भी होता है, ब्लाइंडनेस होता है, कि किडनी फेलियर, हार्ट अटैक। तो कहने के डायबिटिक कल्चर जो बड़ा इंडिया में, वो ग्लोबलाइजेशन का भी इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, कि फास्ट Hmm. फूड कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स में आप जल्दी जल्दी खाना मंगाते हो। और इनकम टैक्स And बर्डन शिफ्टिंग टू सुपर रिच बट मिडिल क्लास बेयरली ग्रो। तो ये इनकम टैक्स नंबर और टैक्स फाइल्ड 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 अलग अलग लोग हैं। तो बढ़ा है एक तरह से। 13-14 में सिर्फ 5 लाख लोग थे। हम्म अभी 31 लाख। तो 20 से 50 लाख के बीच 31 लाख है। तो पहले 3 करोड़ टैक्स पेयर थे, अभी 8 करोड़ पहुंच गए। तो पिछले 10 साल में 8 करोड़ हुए, फ्रॉम 3.5 करोड़। so we can say that it is important that we are taking and ensuring that measures are effectively taken and implemented so that we do not get trapped into the middle income category. हम्म नेक्स्ट, मेडटेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉनिटरिंग हो गया, बीपी मॉनिटरिंग हो गया, वेइंग मशीन हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया, और भी जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है दैट इज यूज्ड बाय द मेडिकल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज घर में जो यूज़ करते हैं, कंज्यूमर गुड्स हो गया। इसका इंडस्ट्री बढ़ सकता है, उससे हेल्प होगा। जो हम लोग ऊपर पढ़े डायग्नोसिस में, अर्ली डायग्नोसिस घर में बैठ के चेक कर सकते हैं रादर देन हॉस्पिटल में बार बार जाने में, चाहे वो डायबिटिक्स से रिलेटेड बात हो, बीपी से बात हो, बाकी सब। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। इम्पोर्ट कम होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ना चाहिए। जो पीएलआई है, तो पीएलआई मेडिकल डिवाइसेस में भी आना चाहिए। आज जो है भी वही फोकस करना चाहिए। 70% हम लोग मेडिकल डिवाइस का इम्पोर्ट करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विद रिगार्ड टू हेल्थ एंड वेलनेस दैट इज बिंग ऑफर्ड बाय द कंट्री। क्लाइमेट फाइनेंस, न्यू क्लाइमेट फाइनेंस ड्राफ्ट, COP29 क्लाइमेट मीट हुआ बाकू में, जिसमें देयर वाज अ डिस्कशन विद रिगार्ड टू द क्लाइमेट फाइनेंस। पहले तो क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते थे, जीईएफ ने बात किया था, 2009 में कनकुन इवेंट ने बात किया था $100 बिलियन देंगे, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में। तो पेरिस क्लाइमेट चेंज के जो पैक्ट हुआ उसके अंदर में बात हुआ कि वी नीड मोर एंड मोर फंडिंग। तो इसमें ग्रुपिंग G77 इज अ ग्रुपिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और चाइना उसमें है नहीं। इंडिया इज वन लीडर ऑफ G77। तो G77 एंड चाइना दे हैव डिस्कस कि $1.3 ट्रिलियन चाहिए अगर क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करना है। तो इंडिया खुद $10 ट्रिलियन चाहिए 2070 तक। तो इसे फिर बात हुआ रिगार्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज फंड, हाउ इट विल बी रेगुलेटेड, और कैसे कोलिशन होना चाहिए गवर्नमेंट का और बाकी इंस्टीट्यूशन का, सो दैट ग्रांट बेस होना चाहिए या फिर लॉस एंड डैमेज को कैसे अचीव कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट जो मैकेनिज्म है, ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, उसको कैसे और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो इस ड्राफ्ट अभी है, अभी और नेगोशिएशन बचा। इसमें यही बात बोला जा रहा है कि क्या वो हम लोग अचीव कर पाएंगे प्रॉमिस। सेकंड, क्या रेगुलेट कर सकते हैं सही तरीके, कौन ऑडिट करेगा क्लाइमेट फाइनेंस को। दूसरा, क्लाइमेट फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ ग्रांट और लोन के बेसिस पर होगा कि इसको मार्केट मार्केट ओरिएंटेड बना सकते हैं कि आप
कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म वो भी आ सकता है क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर में। तो कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म आएगा तो कौन रेगुलेट करेगा उसको? क्या ग्रीन वॉशिंग का चांसेस रहेगा? तो ये रह सकता है। म्यूनिसिपल बॉन्ड व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस, तो बढ़ा है पिछले 5 साल में 28 2800 था तो 13,000 करोड़ हो चुका है। तो बॉन्ड सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दो टाइप का बॉन्ड होता है, एक तो होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए जिसमें रिटर्न नहीं मिलता है, और एक ही कि आप रिटर्न हो सकता है। तो ओवरऑल बॉन्ड सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकल टैक्सेशन का जो दायरा है बहुत कम है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो municipality is totally dependent, mostly dependent on grant from the center and state as well as small taxation. For example, land रिकॉर्ड हो गया, फिर कॉन्ट्रा हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, एक्सेट्रा। लेकिन बॉन्ड सिस्टम से क्या होगा कि जो आपका फोकस है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो बॉन्ड चाहिए उसके लिए। हमने देखा यमुना बैंक को ठीक एक तरह से यमुना बैंक को रेजुनेट करना है, यमुना रिवर को रेजुनेट करना है, तो कैसे होगा? बॉन्ड के तरीके से होगा। इसमें गवर्नमेंट के का साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी इंक्लूजन होगा। उसके बाद फिर म्यूनिसिपल बॉन्ड के कारण इनका जो एक स्ट्रेस है ऑन द मैनेजमेंट वो कम होगा, फिजिकल प्रूडेंस बढ़ेगा। दूसरा कि बॉन्ड सिस्टम से एक ओवरऑल पता लग सकता है कि म्यूनिसिपैलिटी का एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, तो एक ऑडिटिंग भी आसानी तरीके से हो सकता है बॉन्ड सिस्टम में। इसलिए बॉन्ड becomes a viable option. विद्या लक्ष्मी, नाम में विद्या लक्ष्मी, दैट इज बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल लोन टू द मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स फॉर द हायर एजुकेशन। 860 जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है NIRF रैंकिंग के अंदर में, तो आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है आसानी तरीके से, और 4.5 लाख फैमिली लोन तक आपको मिल सकता है इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ। ये चीज हमेशा से बोला जा रहा है कि लोन देना चाहिए, आप फ्री मत लोन दो कभी भी, उससे वैल्यू खत्म हो जाता है। आप 10 लाख का लोन दे सकते हो, 20 लाख का लोन दे सकते हो फॉर एजुकेशन, लेकिन वो 20 लाख का लोन जो है वो कोलेटरल प्लस उसमें इंटरेस्ट खत्म कर दो। जो इंटरेस्ट लगता है 6.5% साल भर में, वो 2% हो जाए उस, लेकिन लोन वापस, एजुकेशन लोन वापस देना चाहिए। तो 3,500 करोड़ स्टैब्लिश किया गया पिछले अगले 6 साल के लिए, 7 लाख बच्चे लोगों को दिया जाएगा इंटरेस्ट सबवेंशन करने के लिए। तो अभी क्या है, इंटरेस्ट जो एजुकेशन लोन है 8.1 से लेकर 11% है, बहुत ज्यादा है। और इसलिए NPA बढ़ते जाता है एजुकेशन लोन के अंदर में। और दूसरा कि बाहर बहुत जन लोग जो इंडिया में सिर्फ ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ US, UK और कनाडा में भी ले रहे हैं। दैट इज वाई वी नीड मच मोर इंटरेस्ट सबवेंशन और सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो इसमें हमने बोला। अभी कितना लोन था? 1.29 लाख करोड़ अभी तक में लोन। तो अपार्ट फ्रॉम विद्या लक्ष्मी स्कीम, ऑल एस्पेक्ट शुड बी प्रोवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल हाई स्किल जॉब हो गया, क्या जॉब मार्केट ओरिएंटेड है, क्वालिटी एजुकेशन में R&D का रोल आता है, इंपॉर्टेंट हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनका रेगुलेशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले। नेक्स्ट, अभी 4 नवंबर या 8 नवंबर के आसपास में म्यांमार जो पीस प्रोसेस का बात करते थे, इंडिया हैड इनवाइटेड इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर विथ रिगार्डिंग टू द म्यांमार पीस प्रोसेस, जो दिल्ली में मीट कर रहे थे, जनता गवर्नमेंट का भी, और एट द सेम टाइम रेबल्स, अलग अलग रेबल्स। तो इससे बोला जा रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया मार्केट को कैसे आप जोड़ सकते हैं? तभी जोड़ सकते हैं जब म्यांमार शांत हो, मतलब म्यांमार पीस प्रोसेस सक्सेसफुल हो। जब IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे 1360 किलोमीटर है कोलकाता तो बैंकॉक, वो तभी हो सकता है अचीव जब वहां पर स्टेबिलिटी है। क्योंकि चाइना इज राइस बढ़ते जा रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जा रहा है। एशियन कंट्री के साथ इंडिया का एक रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, FTA भी साइन
है, तो स्लोली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब एशियान को बिम्स्टेक के साथ जोड़ेंगे, उसके बीच में म्यांमार बैठता है। बिम्स्टेक में म्यांमार एंड थाईलैंड है, तो एक तरह से म्यांमार एंड थाईलैंड इज अ गेटवे टू एशिया मार्केट, टू कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी हो गया, चीफ फोर अलायंस हो गया, इंडो पैसिफिक एजेंडा हो गया इंडिया का। तो ये सब में इंडिया अगर मोर एंड मोर कोलैबोरेट करेगा विद रिगार्डिंग टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तभी इंटीग्रेट कर सकता है। लेकिन बोला जाता है कि जो ओवरऑल ट्रेड है वो इट इज मैरिटाइम बेस्ड 95%। दैट इज वाई कि ऑल्टरनेटिव रूट भी चाहिए, क्योंकि अगर वॉर होता है इंडो पैसिफिक में, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में इशू होगा। तो ऑल्टरनेटिव रूट हो गया IMT HTH कॉरिडोर। नेक्स्ट, ट्रम्प पिक्स अप मस्क। तो इसमें अब एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन्होंने क्रिएट किया है जिसको बोलते हैं DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। उसका मकसद ये है कि जो भी एक तरह से बोल सकते हैं, अगर इंडिया में कंपैरिजन करना है तो सोशल ऑडिट का मिनिस्ट्री हो गया एक तरह से, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, RTI प्लस सोशल ऑडिट का मिनिस्ट्री। तो जो डॉज, तो उनका रोल ये भी रहा है कि जो सरकार जो भी काम कर रहे हैं, क्या उनका लॉन्ग टर्म एजेंडा है, गोल है, जो टारगेट दिया वो अचीव हो पाएगा। उस पर उन्होंने स्टैब्लिश किया। उसमें विवेक रामास्वामी और एलन मस्क एडवाइस करेंगे। तो उसमें बोलता है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप कहाँ कहाँ पर रहेगा। तो चाइना से रिलेटेड, क्योंकि ऑलरेडी चाइना टेस्ला में सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। क्या जो एलन मस्क है उनका जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है विद रिगार्डिंग टू द चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, वो अचीव कर पाएंगे? कि चाइना में तब भी बनाएंगे, क्योंकि इंडिया में उनको मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होना चाहिए। दूसरा कि आपका ओवरऑल सप्लाई चेन इंडिया में होना चाहिए, रादर देन ओनली इंपोर्टिंग द गुड्स और सिर्फ उसको असेंबल कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, इंडिया में स्टार्टिंग से बनना चाहिए। तो चाइना वो टेस्ला बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा। ट्रम्पनॉमिक्स, जिसमें अमेरिका फर्स्ट का बात करते हैं, एंटी इमिग्रेशन बात होता है, टैक्स ट्विकिंग का बात होता है, टैक्स कट का बात होता है, उसमें बात है। क्लाइमेट चेंज में ट्रम्प बात करते हैं फ्रैकिंग में फोकस करना चाहिए। वापस से आप ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करेंगे, यूज करेंगे, रादर देन टोटली गोइंग टूवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी। तो इस पे क्वेश्चन उठेगा। दूसरा, स्टार लिंक में मस्क इंटरनेट इज प्रोवाइडिंग स्टार लिंक टू अदर एरियाज। तो इंडिया में वो इंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको इंटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि दो रीजन पर। पहली बात है कि उसको कंट्रोल नहीं कर सकते स्टार लिंक को। अगर इंडियन गवर्नमेंट, अगर दे विल रिकमेंड कि स्टारलिंक शुड बी स्विच्ड ऑफ इन दिस रीजन, पर्टिकुलर रीजन, ड्यू टू द राइट या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, लेकिन वो हो नहीं सकता। तो इट विल क्रिएट अ चैलेंज टू सॉवरेंटी। और दूसरा कि जो स्पेस एक्स है, स्टारलिंक है, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें कोई स्पेक्ट्रम होता ही नहीं सैटेलाइट में। वो यूनिफॉर्म स्पेक्ट्रम है एक तरह से सैटेलाइट के लिए, एज कम्पेयर टू जो लैंड बेस्ड स्पेक्ट्रम होता है। दैट इज वाई इट इज डिफरेंट। फिर दूसरा बात होता है कि गवर्नमेंट, इलेन मस्क बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी जो है वो ज्यादा बढ़ गया है, उसको अंडर कटिंग चाहिए, कम करना चाहिए। इट शुड बी कट टू साइड्स। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, उसी पे चल। नेक्स्ट, लेकिन इसमें उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, क्या जो एलन मस्क और विवेक रामास्वामी और जो बड़े बड़े बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल JP मॉर्गन के CEO भी सपोर्ट किए DOG, क्या जो DOG है वो कैसे इंश्योर करेगा कि उनका रिपोर्ट जो रहेगा वो अनबायस है? क्या DOG जो है उसके अंदर में जो प्राइवेट सेक्टर का इन्फ्लुएंस रहेगा? ऐसा तो नहीं कि वो इट विल इम्पैक्ट द ओवरऑल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। क्या जो DOG है उसमें प्राइवेट लॉबी अगर बढ़ेगा तो इट विल लीगली इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट ऑन सेवरल सेक्टर्स। तो हु विल चेक या हु विल ऑडिट द DOG? तो ये क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, क्रिटिकल मिनरल हंट, सेंट्रल टैक्स चार्जेस। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक क्रिटिकल मिनरल 29 क्रिटिकल मिनरल इंडिया ने पहली बार नोटिफाई किया है। एमएमडीआर एक्ट, एमएमडीआर एक्ट 1957 वाला था, जिसमें माइनिंग एंड मिनरल से रिलेटेड था पूरा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, अधिकार क्या है, मेजर मिनरल का डेफिनेशन था, कौन सा मेजर होता है, कौन सा मिनरल होता है, कौन सा माइनर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिवीजन था। उसको अमेंडमेंट किया गया 2015 में, उसको फिर से अमेंड किया गया विथ रिगार्ड टू क्रिटिकल मिनरल। तो ये 3 बार अमेंडमेंट हुआ है। तो क्रिटिकल मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक से लेकर के हर एक चीज में इंपॉर्टेंट। रेयर अर्थ मेटल उसके अंदर में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में यूज होगा, लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, सब क्रिटिकल मिनरल में आता है। तो इंडिया डिपेंडेंट है क्रिटिकल मिनरल पर, इम्पोर्ट डिपेंडेंट। दैट इज वाई वी नीड मोर एंड मोर जोग्राफी एक्सप्लोरेशन, इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए जोग्राफी सर्वे चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एट द सेम टाइम रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए जो रेगुलेट कर सके और ऑक्शन कर सके इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। दूसरा, सेंटर वेइंग 1,000 करोड़ ग्रीन स्कीम फॉर एमएसएमई, कि एमएसएमई का एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, और तभी पॉसिबल है जब उनका जो इनपुट कॉस्ट है वहाँ कमी है। तो इनपुट कॉस्ट में पावर भी एक एस्पेक्ट आता है, जिसमें अगर थोड़ा एफिशिएंसी आएगा तो कम हो। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल सेक्टर में पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन टेक्सटाइल सेक्टर, इन थर्मल पावर प्लांट, इन मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री, सब में पावर इंपॉर्टेंट है। उनका जो यूनिट कॉस्ट है उसके कारण प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ सकता है। एमएसएमई उसी पर डिपेंड करता है, मोस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट है। तो इसका एग्जांपल है कैसे हम लोग उसमें मेंटेनेंस मेंशन लेके आ सकते हैं। आईएएस कोचिंग हुआ था जिसमें उन्होंने मिसलीड एडवर्टाइजमेंट लाया था, जिसमें एस्पिरेंट और बाकी लोग जो हैं उनको एक झूठा दावा दिया जाता है कि ये बच्चे जो पढ़े हैं यहाँ पर और ये रैंक लेकर के आए हैं इतना, और आप भी एडमिशन ले लो, आपको भी रैंक आ जाएगा। तो ये जो, और जो एक तरह से मनी फॉर एडवर्टाइजमेंट है, इस पर भी क्वेश्चन उठा। 3,000 करोड़ आईएएस कोचिंग इंडस्ट्री है, जिसमें 58,000 करोड़ टोटल कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया में, उसमें 3,000 करोड़ आईएएस का है। तो सीसीपीए ने डायरेक्शन दिया था, नोटिस दिया था हर एक इंपॉर्टेंट कोचिंग इंडस्ट्री को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इट इज वॉयलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। लिखा हुआ अंडर दिस, दे कैन साइन पैक्ट विद द एस्पिरेंट टू यूज क्रेडिट ओनली आफ्टर दे हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। द एडवर्टाइजमेंट ऑफ फ्री इंटरव्यू गाइड, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के लिए चले गए और आप छाप दिए उसका नाम, वो नहीं होना चाहिए। क्या सही पढ़े कोई भी कोर्स में लिए तब जाकर होना चाहिए। द रूपी, नीचे नेक्स्ट, द रूपी कुड सफर कोलैटरल डैमेज इफ अ करेंसी वॉर एंसेस। तो slowly the Indian rupees is also depreciating against the several currency. There is a war against the US and China with regarding to the dollar. तो REER मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये होता है कि जो एक्सचेंज रेट है विथ रिगार्डिंग टू सेवरल करेंसी बास्केट, उसके बेसिस पर इन्फ्लेशन अगर हटा देंगे तो हर एक करेंसी के हिसाब से कितना चेंजेस हुआ है वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा। तो देयर इज अ करेंसी वॉर बिटवीन द यूएस एंड चाइना विद रिगार्डिंग टू टैरिफ, कंज्यूमर प्राइजेस। तो कैसे इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल इंडिया के रुपीस को। तो जब हम लोग इंडिया रुपये को स्टेबल तभी कर सकते हैं जब इंटरनेशनल से रुपीज रहे। स्लोली एफडीआई, एफपीआई सेंट्रिक सिस्टम रहे इंडिया में। दूसरा कि इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो, डाइवर्सिफाई ज़्यादा कर सके, और एनर्जी इंपोर्ट सबसे ज़्यादा जो होता है उसको हम लोग कवर कर सके, तभी फॉरेक्स बढ़ सकते हैं और रुपीज थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है।
we have completed for today. Thank you so much, everyone, for joining in Sarkari. Keep watching and keep learning with us.